ठीक है। आज हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही हम अभी तक जो हमने पढ़ा था वो क्या था, जनरल स्टडी थी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है, उनका नाम किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। अब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है, इसका नामकरण किस तरह करते हैं, ये बनते कैसे हैं, इसके लिए क्या हुआ, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी है। ठीक है। ये थ्योरी सबसे जो पुरानी थ्योरी है, इसके लिए हमने एक पढ़ा वर्नर थ्योरी। ठीक है। वर्नर ने अपने कुछ पोस्टुलेट दिए थे, अवधारणाएं दी थी कि आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा होना चाहिए, ये कैसे बनता है। उसके बाद में जो बीबीटी है, जो सारे कंपाउंड्स के लिए लगती है, सारे यौगिकों के लिए लगती है, उसी तरह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए भी बीबीटी काम करती है, संयोजकता बंध सिद्धांत काम करता है यहाँ पे। ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए बेसिक की संयोजकता बंध सिद्धांत होता क्या है। ठीक है। नाम से अगर हम गैस करें तो संयोजकता बंध सिद्धांत क्या है, जहां पर हम बॉन्ड बनाते हैं, बंध बनाते हैं, जिससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है। किसी भी कक्षक के संयोजी कक्षक जो होते हैं, उससे हम क्या करते हैं, बंध बनाते हैं। अगर हमारे संयोजी कक्षक फ्री है, ठीक है, खाली है, तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेगा ताकि वो ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके। ठीक है। या फिर अगर उसके संयोजी कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है, जो कि उसका अनस्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, उसकी एस हाइड्रो को बढ़ा रहा है, तो वो क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पर बीबीटी क्या कहती है कि कोई भी दो कंपाउंड हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, क्यों रिएक्ट करते हैं, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करके स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, स्थायित्व प्रदान करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर भी सेम यही चीज होती है, लेकिन बीबीटी क्या कहती है कि इनके बीच में जब भी मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनता है, तो वो बॉन्ड जो है वो हमेशा सहसंयोजक प्रवृत्ति का होता है, कोवेलेंट नेचर का होता है। ठीक है। कोवेलेंट नेचर का मतलब क्या है कि वो सहसंयोजक बंध भी हो सकता है, उप सहसंयोजक बंध भी हो सकता है। ठीक है। यानी वो आयनिक नहीं होगा। ठीक है। इसने डिफ्रेंशिएट किया कि ये जो मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड होता है वो आयनिक नहीं होता, वो पूरी तरह से सहसंयोजक प्रवृत्ति का, या फिर हम कहें तो उप सहसंयोजक होता है। ठीक है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या है कि जहां पर एक एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन पूरे डोनेट करते हैं दूसरे एलिमेंट, तो वहां पे कौन सा बॉन्ड बनता है, उपसहसंयोजक बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है। तो बीबीटी क्या कहता है कि जब भी इस तरह के बंध बनते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर कि मेटल जो हम ले रहे हैं, धातु जो हम ले रहे हैं, उसके संयोजी कक्षक कौन से हैं। ठीक है। और कितने आपके पास खाली वहां पर कक्षक प्रेजेंट है। अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ट्रांजिशन मेटल लेते हैं, संक्रमण धातु लेते हैं, तो संक्रमण धातु में क्या होता है, डी कक्षक होते हैं, जो कि सबसे बाहर के यानी संयोजी कक्षक होते हैं, वैलेंस शेल डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो डी ऑर्बिटल जो है, ठीक है, अब वैलेंस बैंड थ्योरी कहती क्या है, सेम ही चीज है जो वर्नर ने बोला था, लेकिन इसने क्या कहा कि जितने भी मेटल है उनके पास जितने भी संयोजी कक्षक जो कि खाली है, वो क्या करते हैं, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, और उससे क्या होता है, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, उपसहसंयोजक यौगिक बनता है। लेकिन डायरेक्टली नहीं बनता है। पहले क्या हम क्या करते हैं, जितने भी खाली कक्षक है मेटल के, वो आपस में क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, संकरण करते हैं, संकरण संकरण करके उतने ही नंबर में संकरित कक्षक बनाते हैं। ठीक है। और वो जो संकरित कक्षक है वो सेम एनर्जी के और सेम शेप के होते हैं। ठीक है। समान ऊर्जा के और समान आकृति के होते हैं। उसमें क्या होता है, बाहर से लिगेंड आके अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या बनता है, उतने ही नंबर के उपसहसंयोजक बंध बनते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो संकरण होता है खाली ऑर्बिटल्स का मेटल के, उसके बेस पर ही उसकी ज्योमेट्री डिसाइड होती है, उस मॉलिक्यूल की ज्यामिति डिसाइड होती है कि ज्यामिति कैसी होगी। सेम चीज हमने पढ़ी थी, जो जनरल इंट्रोडक्शन था उपसहसंयोजक यौगिकों में, यही कि हमने करना क्या है, मेटल लेनी है, मेटल के जितने भी खाली ऑर्बिटल्स हैं उनको लेना है, उनके उनके बीच में क्या कराना है, संकरण खाली कक्षकों का। ठीक है। उतने ही नए आपको संकरित कक्षक बनाने हैं, उन संकरित कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को ला के देता है, लिगेंड ला के देता है। ठीक है। और वो लिगेंड उस मेटल के साथ उपसहसंयोजक बंध के साथ जुड़ जाता है। ठीक है। ये जो संकरण था, संकरण के बेस पे हम बताते हैं कि यहाँ पे इसमें
आपकी ज्योमेट्री या ज्यामिति कैसी होगी। ठीक है, इसके अलावा ये क्या बताता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बताता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बीबीटी। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे बताएगा कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय, कैसे बताएगा कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो मतलब वो क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर उपस्थित है तो वो मतलब क्या होगा, अनुचुंबकीय। ठीक है, पैरामैग्नेटिक। और अगर उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय या फिर जिसे डायामैग्नेटिक हम कहते हैं। ठीक है, लेकिन बीबीटी ये चीज एक्सप्लेन नहीं करता है कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, किसी मॉलिक्यूल में ये बता देता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, लेकिन कितने हैं, मैग्नेटिक मोमेंट या चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना है, ये बीबीटी नहीं बताता है। तो ये बीबीटी का एक दोष है या उसकी एक सीमा या लिमिटेशन है। ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। तो बस इतना ही था कि बीबीटी कुछ चीजों को एक्सप्लेन करता है, कुछ को छोड़ता है। जो छोड़ेगा वो हमारी लिमिटेशंस आ जाएगी, और जो जो इसने एक्सप्लेन की है वो सारी इसकी क्या होगी, पोस्टुलेट्स या अवधारणाएं होंगी। ठीक है, तो आप क्या करो, हम एक एक करके इसके सारे पोस्टुलेट पढ़ लेते हैं और लिख लेते हैं। ठीक है, पहला जो इसके अंदर पोस्टुलेट है संयोजकता बंध सिद्धांत के अंदर, वो है कि ये जो सिद्धांत है ये क्या बताता है, मेटल की इलेक्ट्रॉनिक संरचना। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है मेटल का ये बताता है। ठीक है, उसकी ज्योमेट्री बताता है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है जिसमें संयोजकता बंध सिद्धांत हमें किसी भी मेटल की इलेक्ट्रॉनिक संरचना, धातु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसकी ज्यामिति या ज्योमेट्री, उसके चुंबकीय गुण या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इनके बारे में जानकारी देता है। और साथ में बंध का प्रकार, टाइप ऑफ बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से देखता है। इलेक्ट्रॉनिक संरचना का मतलब क्या है कि अगर मेटल की इलेक्ट्रॉनिक संरचना पता है कि मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो आपको पता चलेगा कि उसके वैलेंस शेल खाली है या नहीं है। खाली है तो हम उसका क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। तो ये चीज हमें वीबीटी बताता है। इसके अलावा जो भी संकरण होगा उसके बेस पर उसकी क्या होगी, ज्यामिति या ज्योमेट्री होगी, तो उसके बारे में बताता है। अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में बताता है, सिर्फ इतना कि पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय है या पट्टिचुंबकीय। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हम यहाँ पे नहीं निकाल सकते, चुंबकीय आघूर्ण का मान हम यहाँ पर नहीं निकाल सकते। बंध का प्रकार कि यहाँ पर उपसंयोजक बंध बनता है, तो ये भी कौन बताता है, वैलेंस बैंड थ्योरी बताता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसमें क्या कहता है, जो सेंट्रल मेटल है, यानी हम क्या करते हैं, जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं तो हमारे पास एक मेटल होती है जिसकी कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीकरण अवस्था होती है। इसके चारों तरफ क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इसके एम्पी ऑर्बिटल्स में, खाली कक्षकों में। ठीक है, तो यानी ये लिगेंड से घिरी हुई मेटल होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, केंद्रीय धातु आयन। ठीक है, आयन क्यों बोला, क्योंकि ये हमेशा कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट रखती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये है हमारी केंद्रीय धातु आयन। ठीक है, केंद्रीय धातु आयन की उपसहसंयोजक संख्या क्या है, इसके बारे में भी बीबीटी बताता है। उपसहसंयोजक संख्या या फिर इसे कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है मेटल की, उसके बारे में भी ये बताता है। सेकंड पॉइंट है इसका। अब कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, उपसहसंयोजक संख्या। ये क्या होता है कि ये मेटल जो है जितने लिगेंड से घिरी हुई है वो उसका क्या होता है, उपसहसंयोजक संख्या होती है। ठीक है, उसकी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो अब क्या है, ये क्या कहता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, जो हमारे मेटल जितने लिगेंड से घिरा हुआ है वो उसका क्या है,
कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, उसके बारे में भी हमें बीबीटी बताता है। उसके बाद में थर्ड मेन पॉइंट जो है वो क्या कहता है कि मेटल के पास जितने भी एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, खाली कक्षक है, वो आपस में क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, संकरण करते हैं और नए सक्रिय कक्षक बनाते हैं। जो आपका संकरण होगा वहां पे उस मॉलिक्यूल में जितने भी लिगेंड से वो इलेक्ट्रॉन लेता है, उस संकरण के बेस पर हम उसकी ज्योमेट्री बताते हैं। ठीक है, तो थर्ड आपका पॉइंट क्या है कि बीबीटी ये बताती है कि आपका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, संकरण कौन सा होगा और उसकी ज्यामिति कौन सी होगी। तो सेम वही जो हमने पहले पढ़ा था। क्या चीज कि अगर हमारे पास क्या है D2sp3 संकरण है, ठीक है, तो इसकी ज्यामिति कौन सी होगी, एक मेटल है, मेटल के पास जितने खाली कक्षक है उतने ही वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेगा। यानी एक मेटल यहाँ पर घिरा हुआ है कितने लिगेंड से है, ठीक है, 6 अगर लिगेंड से ये घिरा हुआ है, तो ये जो स्ट्रक्चर होती है इसकी कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कौन सी होती है, अष्टफलकीय। अगर यहाँ पे क्या हो sp3d2 हो तो भी स्ट्रक्चर सेम होती है, अष्टफलकीय। ठीक है, अगर यहाँ पे 6 की जगह 4 लिगेंड हो तो 2 संकरण होते हैं sp3 या dsp, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। और इसकी कैसे होती है, वर्गाकार समतलीय स्क्वायर के रूप। ठीक है, अगर sp है यानी 2 लिगेंड से घिरा हुआ है तो ये कौन सी होगी, लीनियर या रेखीय। ये इसका नेक्स्ट पॉइंट था, सर्जकता बंध सिद्धांत। अब इसके बाद में फोर्थ पॉइंट क्या कहता है ये कि ये हमने क्या किया, मेटल के खाली ऑर्बिटल लिए। ठीक है, ये खाली ऑर्बिटल जो है लिगेंड के पास भरे हुए ऑर्बिटल होंगे, कक्षक होंगे, जिसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। वो क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे, अतिव्यापन। यानी सहसंयोजक बंध कब बनता है, जब दो कक्षक एक दूसरे से क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तब बनते हैं। तो यहाँ पर ये भी क्या करता है, D2sp3 या कोई भी संकरण है तो उसमें मेटल के जितने भी खाली कक्षक है वो क्या करते हैं, लिगेंड के भरे हुए कक्षकों के साथ ओवरलैप करते हैं, अतिव्यापन करते हैं और इससे सहसंयोजक प्रवृत्ति का बंध बनता है। और बंध का नाम क्या होता है, उप सहसंयोजक बंध या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, ये आपका क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, कि मेटल के जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, खाली कक्षक, वो ओवरलैप करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, किसके साथ, लिगेंड के भरे हुए कक्षकों के साथ, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल के साथ, पूर्ण भरे हुए कक्षकों के साथ। ठीक है, और इनसे जो बॉन्ड बनता है, बंध बनता है, वो बंध कौन सा होता है, हमारा सहसंयोजक प्रवृत्ति का होता है, कोवलेंट नेचर का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, और इसकी प्रवृत्ति क्या होती है, जब लिगेंड दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है अपने, तो वो कौन सा होता है, उप सहसंयोजक बंध होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या कहता है बीबीटी का, कि हम क्या कर रहे हैं, एक तो खाली कक्षक लिए किसके, मेटल के। तो जब भी हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना है तो मेटल के पास खाली ऑर्बिटल होने चाहिए। लेकिन अगर हम 3D 4D 5D सीरीज की बात कर रहे हैं तो उसके पास ऑब्वियसली बात है कि खाली कक्षक होंगे, चाहे वो 3D के हो, चाहे वो 4S के हो, चाहे वो 4P के हो। ठीक है, लेकिन लिगेंड जो है वो हमेशा ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर सके।
अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है तो वो एज ए लिगेंड यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है फिफ्थ, वो क्या कहता है कि लिगेंड के पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, इसका लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है बैक बॉन्डिंग या पश्च बंधन। ठीक है, अब ये बैक बॉन्डिंग या पश्च बंधन क्या होता है? अब क्या होता है, जैसे मेटल है, मेटल की कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीकरण अवस्था। मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब उसके पास, उसके ऊपर चार्ज कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मेटल है, मेटल हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, हमेशा प्लस या धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था रखती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिगेंड जो है वो बाहर से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इसके एम्प्टी कक्षकों को, खाली कक्षकों को भरता है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में उत्सर्जक बंध बनता है। अब पश्च बंधन का मतलब क्या है कि जब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हाई हो, अधिक हो, अधिक का मतलब क्या है, ज्यादा का मतलब ये नहीं होता कि ये +6 मान लो, +4 मान लो। ठीक है, एक रेंज है, ये तो है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट कि जब हमारे पास क्या है, इन मेटल्स के पास, इन मेटल के पास बहुत सारे खाली कक्षक मिल जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं, +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी बहुत सारे हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, खाली कक्षक यहाँ पे बहुत मिलेंगे। लेकिन एक होती है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कोई मेटल है, मेटल क्या करता है, सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, जैसे निकल, कॉपर वगैरह। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, कम ऑक्सीकरण संख्या, जहां पर धातु के ऊपर ज्यादा से ज्यादा +2 का ही चार्ज आता है। +2 का चार्ज है, मतलब यहाँ पे क्या है, हमने 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो बाहर से जब भी मेटल इसके साथ आके, सॉरी लिगेंड इसके साथ आके जुड़ता है, तो ये जो मेटल है, इन मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इन मेटल से इलेक्ट्रॉन डोनेट बहुत कम किए थे, लेकिन लिगेंड से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले लिए थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो मेटल के ऊपर बढ़ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन घनत्व मेटल से बढ़ेगा तो मेटल हमेशा क्या, कब स्टेबल होती है, जब उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, या उस पर इलेक्ट्रॉन कम हो, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल, अस्थायी हो जाता है। तो ये क्या करता है, वापिस इलेक्ट्रॉनों को दे देता है, किसको, लिगेंड। मेटल एक बार लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेता है, जब उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, वो वापस क्या करता है, लिगेंड से, मेटल से लिगेंड की तरफ इलेक्ट्रॉन वापस ट्रांसफर कर देता है, कहाँ पे, इन लिगेंड के खाली कक्षकों में। अगर इसके पास है, अगर लिगेंड के पास खाली कक्षक है, तो वो वापस क्या करेगा, मेटल लिगेंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, ये एक और बॉन्ड बनेगा। पहले से हमने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, हमने कहा था ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। दूसरा बॉन्ड अगर किसी एलिमेंट के बीच में बनता है तो वो कौन सा बंध होता है, पाई बंध होता है। तो ये जो दोबारा बंध बन रहा है, ये ही हमारा क्या कहलाता है, पश्च बंधन या बैक बॉन्ड। कब बनता है, जब आपकी मेटल जो है वो कम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, कम ऑक्सीकरण अवस्था में है ना, और उसके साथ लिगेंड ऐसा जिसके पास खाली कक्षक हो, तो वो मेटल जो है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन वापस देती है, किसको, लिगेंड के खाली कक्षकों में। और यहाँ पे क्या बनता है, एक पाई बॉन्ड बनता है, जिससे इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, पश्च बंधन या फिर बैक पाई बॉन्डिंग भी बोला जाता है। ठीक है, इसको बैक पाई बॉन्डिंग भी बोला जाता है, पश्च पाई बंधन भी बोला जाता है। ठीक है, इसके कारण इसमें क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है। अब ये क्या है, दो टाइप का होता है। एक तो होता है कि हम क्या करें, मेटल के जो डी पाई ऑर्बिटल है, इससे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें, कहाँ पे, लिगेंड के डी पाई ऑर्बिटल। ठीक है,
या फिर हम क्या करें, मेटल के डी पाई ऑर्बिटल से लिगेंड के पी पाई में करें। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लिगेंड के पास डी ऑर्बिटल खाली है तो हम मेटल के डी कक्षकों के जो इलेक्ट्रॉन है इसको डोनेट करेंगे लिगेंड के डी ऑर्बिटल। ठीक है, सिंपल। अगर हमारे पास लिगेंड के पास पी ऑर्बिटल खाली है तो हम मेटल के डी ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, लिगेंड के पी ऑर्बिटल। जो भी आपके लिगेंड के पास खाली है उसी में ही हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। और ये आपके दो टाइप बन जाएंगे कि एक D2D है, एक D2P। ठीक है, ये हमारी वीबीटी थी। ये वीबीटी हमें इन इन चीजों के बारे में बताती है। अब इसके बाद में इसकी कुछ लिमिटेशन को देख लेते हैं। ठीक है, अब वीबीटी क्या है। पहला पॉइंट हमने वीबीटी में क्या लिखा था कि ये बताता है कि ये जो बंध है ये क्या है, उपसहसंयोजक या सहसंयोजक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद में आई एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो ये कहती है कि यहाँ पर मेटल और लिगेंड के बीच में जो भी बंध है वो क्या होते हैं, 100% आयनिक होते हैं। क्या होते हैं, 100% आयनिक नेचर के होते हैं। कि इनके बीच में किसी तरह की सहसंयोजक प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। अब बीबीटी ने तो क्या बताया कि जो मेटल है उसके पास क्या है, खाली कक्षक है, लिगेंड उससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यानी दोनों ओवरलैप कर लेते हैं, दोनों ऑर्बिटल, एक का खाली ऑर्बिटल एक का भरा हुआ ऑर्बिटल, दोनों ओवरलैप करते हैं, अतिव्यापन करते हैं और आपका सिग्मा बंध बनता है। लेकिन आगे आने वाली थ्योरीज ये बोलती है कि यहाँ पर ऑर्बिटल्स का ओवरलैप नहीं होता है। ठीक है, उनके बीच में किसी तरह का भी सहसंयोजक नेचर नहीं होता है। यहाँ पे कौन से बंध बनते हैं, आयनिक बंध बनते हैं। एक लिमिटेशन तो ये थी। ठीक है, इसके बाद सेकेंड लिमिटेशन क्या है कि जैसे हमने क्या किया, अगर हमें किसी भी मेटल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है। ठीक है, हमने सेकंड पॉइंट क्या लिखा था कि एक एक पॉइंट लिखा था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में भी बताता है। ठीक है, तो वो कैसे बताता है कि आपको मेटल का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर किस तरह से भरते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सी कक्षा खाली है मेटल के पास। ठीक है, तो बीबीटी जो है वो ये तो बताता है कि कितनी कक्षा खाली है, कहाँ पर लिगेंड इलेक्ट्रॉन लाके देगा, लेकिन ये चीज नहीं बताता कि यहाँ पर जो भी खाली कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रह रहा है या नहीं। ठीक है, अगर जैसे कोई कक्षक ऐसा है जिसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट मान लो, कोबाल्ट में क्या होता है, D7S2 होता है। अगर हम कोबाल्ट +2 ले लें, ठीक है, कोबाल्ट अगर +2 की फॉर्म में, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +2 है, तो ये इस डी ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। ठीक है, 7 होंगे तो क्या होगा, किस तरह से फिल होगा ये, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इस तरह से। ठीक है, अब क्या है, बीबीटी तो क्या कहते हैं कि इसके अंदर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, इस तरह से। ये जो है इलेक्ट्रॉन इसके अंदर सारे वो पेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, युग्म का निर्माण कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म का निर्माण कर लेते हैं। जब सारे इलेक्ट्रॉन युग्म का निर्माण करेंगे तो 3 तो पेयर हो जाएंगे और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बीबीटी जो है वो इसका संकरण कौन सा दिखाता है, D2sp3। कैसे कि ये इस एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है हायर एनर्जी स्टेट में। कहाँ पे, ये हमारा 3D था, इसके बाद में 4s के ऑर्बिटल होते हैं और 4p के ऑर्बिटल होते हैं। कोबाल्ट है, मेटल है, इसमें 3D है, फिर 4s है, फिर 4p है। ठीक है, ये क्या है, खाली है 4s 4p वाले। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जब भी होता है वो कहाँ होता है, इन D2 और ये sp3 इनके बीच में D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, 6 लिगेंड आ रहे हैं मतलब इसके पास। और ये जो एक इलेक्ट्रॉन निकाला ये हमने कहाँ भेज दिया, 4D में एक इलेक्ट्रॉन, यानी उत्तेजित ऊर्जा अवस्था के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भेज दिया। अब ये बीबीटी ने भेज तो दिया लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, देखो, कोबाल्ट अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, इसका कॉम्प्लेक्स है मान लो ये, एमीन जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। ठीक है, प्रबल
लिगेंड होता है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की हमेशा पेयरिंग कर देता है। मेटल के जितने भी इलेक्ट्रॉन है संयोजी कक्षक में वो उसका पेयरिंग कर देता है। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये इस तरह से है। ठीक है, ये इसमें क्या लिगेंड कितने हैं, 6 लिगेंड आएंगे यहाँ पे, 6 खाली मेटल के कक्षकों के अंदर। ठीक है, तो ये 6 लिगेंड कहाँ पे आएंगे, अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ मान ले तो ये कौन सा होगा, या तो ये होगा डी sp3 और आगे ये वाला डी ले, तब 6 होंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम एक डी ये वाला ले रहे 3d वाला और एक 4d वाला। तो हम क्या करते हैं, या तो हम ये करें कि sp3d2 बना दें। ठीक है, इसको खाली छोड़ दें, संकलन किसका करें, एस P3 और D2, ये D2 कौन से होंगे, 4D वाले होंगे, ये कर सकते हैं। लेकिन जब भी ये कॉम्प्लेक्स हम देखते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स हमेशा क्या होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, आंतरिक कक्षक संकुल होता है। यानी ये अंदर वाले डी ऑर्बिटल्स को ही हमेशा यूज करता है। अब अगर अंदर वाले डी कक्षक यूज कर रहे हैं मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, उत्तेजित ऊर्जा अवस्था के अंदर चला गया। उत्तेजित ऊर्जा अवस्था कौन सी होगी, तो खाली डी कक्षक हमने हाइब्रिडाइजेशन में यूज कर लिया उसके बाद का, जस्ट बाज का कौन सा है, 4D, तो ये 4D में चला जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम कॉपर का एग्जांपल लें, कॉपर प्लस 2। ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देखो। ये जो एग्जांपल ऐसे हैं जिसमें क्या किया हमने, एक इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी स्टेट के अंदर भेज दिया, तो इसको एक्सप्लेन नहीं करता, ये बताता है कि यहाँ पे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, लेकिन वीबीडी ये नहीं बताता कि ऐसा क्यों किया हमने। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और है कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, उसमें मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी वीबीटी नहीं देता है। यानी यहाँ पर हम ये नहीं बता सकते कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू हम निकालते हैं चुंबकीय आघूर्ण की, कैसे निकालते हैं, n+2 का रूट, इससे निकालते हैं। n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इससे निकालते हैं चुंबकीय आघूर्ण का मान। तो चुंबकीय आघूर्ण का मान हम वीबीटी में नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, लेकिन वो ये बता देता है कि ये पराचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय, ये चीज वीबीटी एक्सप्लेन करता है। लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो वीबीटी हमें नहीं देता है। ठीक है, एक कि यहाँ पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, इस चीज को भी वीबीटी एक्सप्लेन नहीं करता। जैसे ये वाला एग्जांपल लिया हमने CO+2 का, CO+2 का। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये क्या बनाता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आंतरिक कक्षक संकुल। मतलब यहाँ पर इसने जो अंदर वाला डी ऑर्बिटल था यानी 3D था उसको यूज किया और उसका हाइब्रिडाइजेशन किया और उसके साथ लिगेंड जोड़ा। ठीक है, यानी यहाँ पे आंतरिक कक्षक बन रहा है, लेकिन बीबीटी में ये चीज एक्सप्लेन नहीं की गई है कि ये बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, इसमें इसने सिंपल सा ये बता दिया कि एक इलेक्ट्रॉन हमने उत्तेजित अवस्था में भेज दिया, संकरण हमने D2sp3 किया, लेकिन क्यों किया, और यहाँ पे ये आंतरिक कक्षक संकुल बनता है या नहीं बनता है, ये चीज बीबीटी में एक्सप्लेन नहीं की।